बेटा अगला टॉपिक लेते हैं अपन सारणिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणिक के अनुप्रयोग, सारणिक का कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, सारणिक को कैसे हल करते हैं वो हमने देख लिया, सारणिक की प्रॉपर्टीज देख ली हमने, सारणिक का गुणन, फैक्टर थ्योरम, सममित, विषम सममित, सभी कुछ चीजें पूरी हो चुकी। अब लास्ट टॉपिक, इसके अंदर एक टॉपिक आएगा सबसे इंपॉर्टेंट अपना क्रैमर नियम, जिस पर लगभग हर साल एक सवाल जेईई मेन एग्जाम में भी आ रहा है। ठीक है, सारणिक के अनुप्रयोग में सबसे पहला वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर तीन बिंदु आपको दिए हो 2D ज्योमेट्री के अंदर, बिंदु A x1, y1, बिंदु B x2, y2 और बिंदु C x3, y3, तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक से हल करते हैं और वो होता है 1/2 x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। इससे हमें सारणिक को हल करने पर हमें जो मान मिलेगा, जो संख्या मिलेगी वो क्या होगा, एरिया। और एरिया हमेशा कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखिए सारणिक का मान पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, लेकिन हमें आंसर कौन सा बताना है, पॉजिटिव, क्योंकि एरिया जो होगा वो हमेशा, क्षेत्रफल जो होगा हमेशा वो एक धनात्मक राशि होगी। दूसरा, कोलिनियर पॉइंट्स, समरेखीय बिंदु। समरेखीय बिंदु, यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर होंगे तो क्या उनसे त्रिभुज बनेगा ना। अगर उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा तो हम क्षेत्रफल को क्या बोल सकते हैं, जीरो। तो समरेखीय बिंदु के लिए भी सारणिक का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीन बिंदु हैं ए, बी और सी, और ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मस्ट बी इक्वल टू जीरो, अर्थात x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1, यह कितना हो जाएगा, जीरो। सारणिक का प्रयोग समरेखीय बिंदु के लिए भी कर सकते हैं। उसी क्षेत्रफल को आप जीरो कर दो। अगर ये जीरो सिद्ध हो गया अर्थात त्रिभुज नहीं बन रहा है और बिंदु कैसे हैं, समरेखीय हैं। तीसरा एप्लीकेशन सारणिक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही होता है, वो भी ज्यादा प्रयोग सारणिक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर होता है ना आपका, बिंदु सरल रेखा, उसके अंदर। तीसरा वाला होता है दो बिंदुओं x1, y1 एंड x2, y2 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण। तो दो बिंदु अगर दिए हैं और दोनों बिंदुओं से एक लाइन गुजर रही है, एक बिंदु आपको A दिया है x1, y1 और एक बिंदु B दिया है x2, y2, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण प्रवणता रूप में लिख सकते हैं ना। वो क्या होता है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, प्रवणता होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होती है दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के समीकरण का फॉर्मेट। ठीक है, अब इसी को सारणिक में कैसे लिखते हैं, सारणिक में कुछ नहीं करना है। ये जो लाइन है ये दो बिंदुओं से तो गुजर ही रही है। एक बिंदु x, y एक व्यापक बिंदु, एक जनरल पॉइंट और ले ले, और तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर है तो वो समरेखीय हैं। और अगर तीनों समरेखीय हैं तो क्यों ना हम इसी कंसेप्ट को लगा दें। इसका एक बिंदु x1, y1 होगा, एक बिंदु x2, y2 होगा, और तीसरा कौन सा होगा, जनरल पॉइंट x, y। और तीनों बिंदुओं से जो सारणिक बनेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो लिख सकते हैं x, y1, x1, y1 1, x2, y2 1 बराबर जीरो। इससे भी हमें दो बिंदुओं को जोड़ने वाली इस रेखा का समीकरण मिल जाता है। कंसेप्ट वही समरेखीय से आया, समरेखीय का कंसेप्ट वही त्रिभुज के क्षेत्रफल से आया। चौथी एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन, वो होती है संगामी रेखाओं वाली एप्लीकेशन। संगामी रेखाएं समझते हो आप लोग, संगामी रेखाएं कौन सी होती हैं, कॉन्करेंट लाइंस। संगामी रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं। अगर तीन रेखाएं
एक ही बिंदु से गुजर रही है तो वो क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस। तो ये कौन सी होती है बेटा? इस तरह से जो लाइंस हैं, लाइन L1, लाइन L2, लाइन L3, ये सब एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, तो ये L1, L2, L3 क्या हो गई? संगामी हो गई। मान लो इन रेखाओं के समीकरण दिए हैं आपको। L1 रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और L3 रेखा है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। यदि L1, L2 व L3 संगामी रेखाएं हैं, संगामी रेखाएं हैं, तो इनसे बनने वाले सारणी का मान क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो हम लिखेंगे a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 बराबर 0। ये है इसका एक और एप्लीकेशन, एक और प्रयोग। तो ये प्रयोग क्या कह रहा है कि यदि तीन रेखाएं, दी गई तीन रेखाएं संगामी बता दी जाएं, पक्का यकीन हो, पता हो, मालूम हो कि तीनों रेखाएं संगामी हैं, तो उनसे बनने वाली सारणी का मान क्या होगा? 0। बट, परंतु, लेकिन, किंतु, ये ध्यान रखना, बट, परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं होगा। इसका विपरीत सत्य नहीं होता है। इसका विपरीत सत्य नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि येन केन प्रकारेण कैसे भी हल करके सारणी का मान 0 आ गया। तो हम ये ना कहें कि रेखाएं संगामी हैं, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, क्योंकि अगर रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी तो a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। तीसरी रेखा भी समांतर हो गई तो a2/a3 बराबर b2/b3 होगा। तीनों रेखाएं समांतर होगी तो क्या प्रतिचित करेंगी? ना, प्रतिचित कभी नहीं करेंगी। लेकिन रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर। और अगर वो तीनों के तीनों समांतर हैं तो भी तो ये कि ये सब कॉमन आकर के सारणी को 0 बना देंगे। तो संगामी दी गई हो तो सारणी का मान 0 होगा। लेकिन अगर सारणी का मान 0 आ रहा है तो संगामी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो फिर संगामी की जांच कैसे करेंगे सर? संगामी की जांच करने का तरीका है, रेखा L1, L2 को हल करें, एक प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लें, उस प्रतिच्छेद बिंदु को शेष तीसरी रेखा में रख दें। यदि संतुष्ट करता है तो तीनों एक ही बिंदु से गुजरती हैं, और यदि संतुष्ट नहीं करता है तो तीनों एक ही बिंदु से नहीं गुजरती हैं। तीनों एक ही बिंदु से गुजर रही हैं अर्थात संगामी हैं, वरना संगामी नहीं है। तो 4 एप्लीकेशन अपन ने देख ली। पहला, क्षेत्रफल ज्ञात करना त्रिभुज का। दूसरा, संगामी है 3 बिंदु तो उनसे बनने वाले सारणी का मान 0। तीसरा, 2 बिंदु रूप में अगर एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो सारणी से ज्ञात कर सकते हैं। चौथा, अगर 3 रेखाएं संगामी हैं, कॉन्करेंट लाइंस हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब पांचवा एप्लीकेशन होता है समीकरण निकाय का हल। समीकरण निकाय का हल। तो पांचवी एप्लीकेशन क्या है बेटा? पांचवी एप्लीकेशन है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण निकाय के हल। रेखिक समीकरण निकाय के हल। अब ये रेखिक समीकरण निकाय भी 2 प्रकार के होते हैं, एक असमघातीय रेखिक समीकरण निकाय और दूसरा समघातीय रेखिक समीकरण निकाय। तो हम पहले इसमें ले रहे हैं असमघातीय रेखिक समीकरण निकाय, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। कौन सी बेटा? नॉन होमोजीनियस असमघातीय
रेखिक समीकरण निकाय की बात करेंगे। तो असमघातीय रेखिक समीकरण निकाय ऐसे होंगे जिसके अंदर सभी पदों की घात समान नहीं होगी, तो हम असमघाती कह सकते हैं। इन असमघाती के साथ साथ अपन एक चीज और कह रहे हैं, रेखिक। तो रेखिक तब होगा जब सबकी घात क्या होगी, 1 1 1। इसका मतलब जो वेरिएबल होंगे ना, जो चर होंगे, उनकी घात एक एक होगी, एक कांस्टेंट और आ जाएगा तो चर की घात 0 हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, असमघातीय। ठीक है। अब मान लीजिए 3 समीकरण आपको दिए हुए हैं। पहला a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू t1। देखो घात x की 1 है, y की 1 है, z की 1 है, तो यहाँ तक तो ये कैसा है, समघातीय। लेकिन अचर पद आ गया इसलिए क्या बन गया, असमघातीय। और घात सबकी एक 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 थी इसलिए क्या था, रेखिक। ऐसा ही एक और है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। और फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 समीकरण हमें दिए हैं। हमसे सवाल में पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, सुनिएगा कि x y z के मान क्या है। मान पूछेगा तो यार इतना क्यों पढ़ेंगे, फिर तो काटा पिट्टी करके हल करके वैसे ही निकाल लेंगे। 3 समीकरण और 3 अज्ञात है। तो फिर हमसे क्या पूछेगा, इस समीकरण निकाय के हल कैसे हैं, अद्वितीय हल है या अनंत हल है या इस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। 3 तरह के प्रश्न आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है क्या। अद्वितीय हल का मतलब हुआ कि x का एक ही मान है, y का एक ही मान है, z का भी एक ही मान है। दूसरा क्या आएगा, क्या इस समीकरण निकाय के अनंत हल है। अनंत हल का मतलब अनेक हल हैं, बहुत सारे हल हैं, x y z के ऐसे कई मान मिल जाएंगे जो दिए गए समीकरणों को संतुष्ट कर जाएंगे। और तीसरा, इसका कोई भी हल नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड की कोई ऐसी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी जो 2 को तो संतुष्ट कर रही होंगी और तीसरे को संतुष्ट नहीं कर रही होंगी, या एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज मिल जाएंगी जिसमें से एक्स और वाई तो तीनों को संतुष्ट कर रहा होगा लेकिन जेड संतुष्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड का जो भी मान आना चाहिए वो ऐसा मान आना चाहिए जो एक साथ तीनों समीकरणों को संतुष्ट करे। ठीक है, तो अपन सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि ये कैसा है, असमघातीय रेखिक। रेखिक क्यों है, सब क्योंकि सभी चरों की, सभी वेरिएबल्स की घात कितनी है, 1 1 1 है, और अचर पद भी आ रहा है, इसलिए ये कौन सा है, असमघातीय रेखिक। जब ये अचर पद 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, समघातीय रेखिक बन जाएगा। इतना सा अंतर है। अर्थात शॉर्ट फॉर्म में अपन कह सकते हैं कि असमघातीय रेखिक में अचर पद आता है, समघातीय रेखिक में अचर पद नहीं आता है। क्लियर इतनी बात। अब आप क्या करेंगे, इन समीकरण निकाय को हल करना है, तो आप इसमें जो ये कांस्टेंट्स है ना, इन कांस्टेंट्स को, इन गुणांकों को लेकर के सबसे पहले एक सारणिक बनाओगे, डेल्टा। कैसे बनाओगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। सबसे पहला काम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणिक होता है, यही सारा खेल चलाता है ये डेल्टा। फिर अगली स्टेप में आप बनाएंगे एक नया सारणिक डेल्टा 1, या फिर हम जिसको कहेंगे डेल्टा x। इसमें क्या करना है आपको कि जो डेल्टा आपने बनाया था ना, उसका जो कॉलम 1 था ना, उसको हटा दो और अचर पद रख दो, या डेल्टा x मतलब x के गुणांक वाले स्तंभ को हटा दो। तो x के गुणांक वाला स्तंभ ये होगा a1 a2 a3, इसको हटा दो और क्या रख दो, अचर पद। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर b1 c1 b2 c2 b3 c3, इतना हो गया। अब d1 d2 d3 अचर पद रख दिए वहां पर। इसका मतलब जब डेल्टा 2 या फिर डेल्टा y बनेगा तो a1 c1 a2 c2 a3 c3, और जब डेल्टा 3 या डेल्टा z बनेगा तो a1 b1 a2 b2 a3 b3, कुछ ऐसा बनेगा। मतलब कांस्टेंट पद कहाँ रख रहे हैं वो इसके अनुसार देख लीजिए आप। यहाँ आएगा d1 d2 d3 d1 d2 d3। ये कहानी पूरी हो गई। इतनी तो ये तो हमें ज्ञात करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले ये तो हमें ज्ञात करने ही पड़ेंगे। अब इसके बाद अगर सवाल आता है कि दिए गए समीकरण निकाय के हल कैसे हैं, अद्वितीय हैं, अनंत हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा बेटा, डेल्टा। और ये डेल्टा अगर 0 आया या 0 नहीं आया
तो अलग अलग स्थिति क्रिएट होगी, अलग अलग पोजीशन आ जाएगी, और वो क्या आएगी वो अपन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इतनी जगह में अपना काम हो जाएगा, डेल्टा को चलो हो जाएगा। तो रैखिक समीकरण के निकाय को हल करने के लिए मेथड क्या कहलाता है, क्रैमर्स रूल। ये मेथड क्या कहलाता है बेटा, क्रैमर्स रूल। ये क्रैमर नियम की ही बात कर रहे हैं अपन, जो आपने पढ़ते हो ना क्रैमर नियम, वो हम उसी की बात कर रहे हैं। क्रैमर नियम क्या कहता है कि सर्वप्रथम आप क्या फाइंड कर लें, डेल्टा। क्या फाइंड कर लें, सबसे पहले डेल्टा। और डेल्टा फाइंड करने के बाद डेल्टा का मान या तो शून्य आएगा या अशून्य आएगा। तो मान लीजिए कि डेल्टा का मान कैसा आ गया, अशून्य आ गया। बच्चों कैसा आ गया डेल्टा का मान, अशून्य आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, निकाय के हल अद्वितीय होंगे। निकाय के हल कैसे होंगे बेटा, अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होंगे। अर्थात x का एक ही मान होगा, y का एक ही मान होगा और z का भी एक ही मान होगा। और वो मान क्या होगा, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अगर वो मान भी पूछ ले तो हम वो मान भी बता सकते हैं। वैसे तो मान पूछेगा नहीं, क्योंकि मान तो ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है। मान लो कि डेल्टा की वैल्यू 5 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, डेल्टा की वैल्यू 5, अशून्य। ये जो आया 5 आया, और ये सब 0 0 0 आ गए हैं। 0/5 0/5 0/5, तो x y z की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अद्वितीय है कि नहीं है? डेल्टा की वैल्यू अशून्य 5 आई और इसकी वैल्यू आई 10 20 30। कितनी है बेटा, 10 20 30। तो 10/5 20/5 30/5 मान मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। मतलब हमेशा मान आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और किस प्रकार का आएगा, अद्वितीय आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसके अंदर। तो अब हो सकता है ना कि जो डेल्टा है वह 0 आ जाए। क्या आ जाए, डेल्टा 0 आ जाए। इफ डेल्टा का मान कैसा आ गया, 0। अब डेल्टा 0 आने के बाद भी दो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वो दो स्थिति क्या है, डेल्टा 0 आ जाए और यह 0 ना आए, और डेल्टा 0 आ जाए और यह भी 0 आ जाए। तो क्या क्या होगा यहां सोचना। ये नीचे वाला तो 0 आ गया डेल्टा, तो यहां ऊपर वाले अशून्य है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या है, अशून्य है। अशून्य/0 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 क्या होगा, अशून्य/0 क्या होगा, पता ही नहीं। तो लिमिट की बात आ गई। अच्छा, 0/0 0/0 0/0 ये क्या हो गया, समझ लो, अजीब सी स्थिति हो गई ना। तो अपन दो अलग अलग केसेस बना लेते हैं। जब डेल्टा 0 आ जाए और इसके साथ साथ इफ डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर 0, ये सब भी कैसे मिल गए आपको, 0 मिल गए। सब कुछ 0 मिला। अगर सब कुछ 0 मिला तो हम क्या कहेंगे, मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अनंत हल। कैसे हल होंगे, अनंत होंगे। क्यों होंगे, देखना समझना। x इज इक्वल टू है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और ये 0 हो गए। इसका मतलब x इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा 1, तो x इंटू 0 बराबर 0। अब x का मान है 1 रखूंगा तो 1 इंटू 0 बराबर 0 चलेगा। 1.5 इंटू 0 बराबर 0 चलेगा। 2 इंटू 0 बराबर 0 सही है। 10 इंटू 0 बराबर 0 सही है। इसका मतलब x के कितने हल है, अनेक हल है। तो ऐसे ही x y z सबके कितने हल आ जाएंगे, अनेक हल आ जाएंगे, अनंत हल आ जाएंगे। अब सवाल आया, समीकरण दे दिया ऐसा कुछ ना कुछ और यहाँ दे दिया लैम्डा, बाकी सब संख्या में यहाँ क्या दे दिया लैम्डा। दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हलों के लिए लैम्डा का मान ज्ञात करो। दिए गए समीकरण निकाय के लिए अनंत हलों के लिए लैम्डा का मान ज्ञात करो। ये ज्ञात करोगे, ये ज्ञात करोगे, ये ज्ञात करोगे, याद करो। इसको बराबर 0 रखो, इसको बराबर 0 रखो, इसको बराबर 0 रखो, इसको बराबर 0 रखो, लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। ये अपने को कंडीशन याद रखने से फायदा होगा कि डेल्टा अशून्य भी आ सकता है और डेल्टा शून्य भी आ सकता है। डेल्टा शून्य आने के बाद अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सबके सब शून्य आ गए तो हल कैसे होंगे बेटा, अनंत हल होंगे। इधर हल कैसे थे, अद्वितीय थे।
अब तीसरा केस इसका, यदि डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से कम एक अशून्य हो, डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से कम एक अशून्य हो, मतलब ये 0/0 बन गया, ये 0/0 बन गया, लेकिन ये समथिंग अपॉन 0 बन गया, तो कुछ संख्या बटे 0 अपरिभाषित, इसका मतलब कोई भी हल नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। कोई हल नहीं होगा, क्या बोला जाएगा? नो सॉल्यूशन। ये वाला केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आते हैं इस पर। क्या डेल्टा तो 0 हो गया और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक कैसा है? अशून्य, तो हल कैसा होगा? नो सॉल्यूशन वाला होगा। तो कुल मिला के कितने केस बने बेटा? 3 केस बने हैं, और ये 3 केस कौन कौन से हैं? सबसे पहले डेल्टा ज्ञात करो, ठीक, या तो अशून्य आएगा या शून्य आया। यदि वह अशून्य आया तो अद्वितीय हल है, मतलब हल तो पक्का आएगा ही आएगा। और यदि वह शून्य आया तो आगे बढ़ के डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 को ज्ञात करो। यदि वो तीनों भी शून्य आ गए, मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब के सब शून्य आ गए, तो अनंत हल है। और कोई एक अशून्य आ गया तो कोई भी हल नहीं है, ठीक है। इसके बाद 2 शब्द और अपने पास बार बार आते हैं, वो शब्द कौन से हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। पहले थ्योरी कंप्लीट कर ले अपन इसकी, फिर अपन इसका उदाहरण भी लेते हैं, है ना। अभी इस पर अपन फिर उदाहरण भी लिखेंगे और सवाल करके करेंगे, एग्जाम में आए हुए सवाल करके लिखेंगे। 2 शब्द होते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब संगत हल। इसका अर्थ होता है हल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक होता है इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। इसका अर्थ क्या होता है? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ये 2 शब्द भी ध्यान रखें, एक कंसिस्टेंट, एक इनकंसिस्टेंट। दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। सवाल में क्या लिखा होगा? दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। दिया गया समीकरण निकाय असंगत है मतलब असंगत है, मतलब कोई हल नहीं है, अर्थात आपसे इस वाले केस की बात की जा रही है, यह वाला केस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन समघातीय वाले की। ये तो असमघातीय हुई। अब समघातीय में 3 केसेस बने जो हमें याद रखने चाहिए। सेकंड केस लेते हैं बेटा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा है? समघातीय। समघातीय रेखिक समीकरण निकाय। कौन सा वाला बेटा? समघातीय। तो अचर पद नहीं होगा। यहां 0 आ जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये बन गए असमघातीय की जगह समघातीय, अचर पद को 0 करते ही। सभी की घात 1 1 1 है, इसलिए समघातीय बन गया। तो डिफरेंस समझ में आया। असमघातीय में अचर पद आएगा
और समघातीय में अचर पद नहीं आएगा। शुरुआत वहीं से, डेल्टा ज्ञात करेंगे सबसे पहले। डेल्टा कैसे मिलता है? गुणांकों से, है ना। एक्स के गुणांक a1, a2, a3, y के गुणांक b1, b2, b3, फिर c1, c2, c3, डेल्टा मिल गया। उसके बाद क्या ज्ञात करोगे बेटा? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, लेकिन उसमें अपन d1, d2, d3 को रखते हैं और वो क्या है अपने पास? 0। तो एज देयरफॉर डेल्टा 1 बराबर, डेल्टा 2 बराबर, डेल्टा 3 बराबर भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। पक्की हो गई ये बात। अब अपन क्रैमर नियम पर आए फिर से। तो क्रैमर नियम क्या कहता है? क्रैमर नियम क्या कहता है? सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे? डेल्टा। तो फाइंड डेल्टा। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? डेल्टा। इसका मान या तो अशून्य आएगा या शून्य आएगा। तो इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो अद्वितीय हल या शून्य हल या तुच्छ हल, तीनों कहा जाता है इसको। अद्वितीय या शून्य या तुच्छ। कैसे? जो x बराबर था वो था डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो वो भी 0 आएगा। और y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, वो भी 0 आएगा। और z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, वो भी कितना आएगा? 0। तो x, y, z तीनों ही क्या आएंगे? 0 आएंगे। तीनों 0 0 आते हैं, इसलिए 0 हल कह देते हैं। अद्वितीय तो है ही सही, इसलिए शून्य हल के साथ साथ अद्वितीय हल भी कह देते हैं। अच्छा, अब उधर जाकर के कि डेल्टा क्या आ गया? इफ डेल्टा 0 आ गया। डेल्टा 0 आने पर अपन ने असमघातीय में 2 केस बनाए थे, यहाँ नहीं बनाने पड़ेंगे। 2 केस में से पहला केस अनंत हल वाला क्या था? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी 0 आ जाए, वो तो यहाँ पहले से ही है भाई। तीसरा केस क्या बनाया था कि कोई एक अशून्य आ जाए। इनमें से कोई एक अशून्य हो ही नहीं सकता, तो तीसरा केस बनेगा ही नहीं। इसका समघातीय में कोई हल नहीं है, ऐसा असंभव है। समघातीय तो पक्का कोई ना कोई हल तो होगा ही होगा। यहाँ क्या होगा? तो अनंत हल, या फिर क्या कहेंगे? अशून्य हल, नॉन जीरो सॉल्यूशंस, या फिर अतुच्छ हल। अतुच्छ हल ये क्या? इसको अनिरर्थक और इसको निरर्थक, कुछ ऐसा भी कह सकते हो। इसको आप क्या कहोगे? अनिरर्थक हल, और वो क्या बन जाएंगे? निरर्थक हल। तो ये चीजें होंगी। कुल मिला के केस कितने बने? 5। असमघाती में 3 होते हैं, अद्वितीय का, अनंत का, कोई नहीं है का। समघाती में 2 होते हैं, अद्वितीय का और अनंत का। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। सवाल करते हैं और सवाल के अकॉर्डिंग कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ये क्लियर है? आप इसको नोट कर लें, लिख लें, उसके बाद अपन सवाल पे आ जाते हैं। सवाल लिख लेते हैं इसका। देखो बेटा, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरण निकाय के हल किस प्रकार के होंगे तथा हल क्या होंगे। उपरोक्त समीकरण निकाय के हल किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार हैं, तथा हल क्या हैं, यह प्रश्न दिया जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा अपना? डेल्टा ज्ञात करना, है ना। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? डेल्टा। और डेल्टा कैसे आता है? एक्स वाई जेड के गुणांकों से। तो क्या होगा? पहले में 1 2 3, फिर 2 1 3, फिर 5 5 9, और डेल्टा का मान ज्ञात करेंगे। डेल्टा शून्य आता है कि शून्य आता है, पहले ये चेक करना जरूरी है। तो डेल्टा का मान निकाल लो बेटा, हल करो इसको। 1 × 9 - 15 - 2 × ये हुआ 18 - 15 प्लस 3 × 10 - 5, कितना आ गया बेटा? -6। ये कितना हुआ? 3। तो फिर से -6, और ये कितना हुआ? 5 + 3, 5 × 3 मतलब 15। तो कितना हो गया? 3। तो डेल्टा का मान कितना आया? 3। डेल्टा अशून्य आया, इसका अद्वितीय हल है।
अच्छा, रैखिक समीकरण निकाय कैसा था आपका, समघातीय कि असमघातीय? असमघातीय, क्योंकि यहाँ पर 0 0 नहीं था, तो ये कौन सा था, असमघातीय वाला था। असमघातीय में अद्वितीय हल आए, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे हल मिले, अद्वितीय हल मिले। अब उसको हल भी चाहिए, सारणिक की विधि से ही हल निकाल लेते हैं। वैसे तो हम इसको आपस में गुणा, इसको इसमें से घटा देंगे तो एक्स वाई में हो जाएगा, तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन एक सवाल अपन सारणिक से भी करके देख लेते हैं। उसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा बेटा, डेल्टा वन। डेल्टा वन कैसे आता है, कॉलम वन में जो लिखा हो डेल्टा में उनको हटा के क्या रख दो, कॉन्स्टेंट, है ना। तो जैसे मैं पहले इसको लिखता हूँ 2 3 1 3 5 9, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा टू बनेगा, तो यहाँ आएगा 1 2 5 3 3 9, कॉलम टू खाली छोड़ा है मैंने। ऐसे ही डेल्टा थ्री आएगा 1 2 5 2 1 5, कॉलम थ्री खाली छोड़ा है मैंने। यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए बेटा, D1 D2 D3, D1 D2 D3 का मतलब 1 2 4, तो इसमें आएगा यहाँ 1 2 4 1 2 4, और इसमें कॉलम थ्री में 1 2 4, और फिर क्या करेंगे बेटा, अपन इनके मान निकालेंगे, इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा वन की वैल्यू, डेल्टा टू की वैल्यू, डेल्टा थ्री की वैल्यू। आप भी सॉल्व करो, बिना इधर देखे, पहले आप खुद से सॉल्व करो, मैं इधर सॉल्व करता हूँ ना। तो ये आएगी वैल्यू अपने पास 9 - 15 -2 इंटू, ये हो गया अपने पास 18 - 12 प्लस 3 इंटू, ये हो गया अपने पास 10 - 4, 10 - 4। तो यह वैल्यू हल करके आ गई -6, ये यहाँ पर मिला 6 प्लस 6 इंटू 2 तो प्लस का 12, और यहाँ पे आएगा 6 इंटू 3 तो 18। एक बार कैलकुलेशन को चेक करते चलेंगे बिल्कुल तरीके से। 10 - 4 9 - 15 18 - 12, ठीक है। ये हुआ, यहाँ -12 आएगा, 6 इंटू 2 तो -12 हुआ, और यहाँ -6, और ये हुआ 6 इंटू 3 18, तो कितना आ गया 0, ठीक है। तो डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब डेल्टा टू निकाल लेते हैं, वो आएगा फिर से 18 - 12 -1 इंटू, ये हुआ फिर 18 - 15 प्लस 3 इंटू, बेटा ये कितना हुआ 8 - 10, 8 - 10। तो इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लो, 18 - 12 कितना हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 6, 18 - 15 3, तो -3, और ये 8 - 10 -2 प्लस इंटू 3 -6, ये आया -3। ये डेल्टा टू की वैल्यू आ गई। फिर इसकी वैल्यू निकालो, 4 - 10 -2 इंटू 8 - 10 प्लस 1 इंटू 10 - 5, तो डेल्टा थ्री की वैल्यू आ गई बेटा, वो कितनी आ गई -6, ये हुआ -2 इंटू -2 प्लस का 4, और ये हो गया प्लस का 5, तो 9 - 6, ये आ गया 3, ये प्लस 3 आ गया। अब एक्स वाई जेड आपको पता है क्या होते हैं ना। तो एक्स क्या था बेटा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई क्या था डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और जेड क्या था बेटा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। सारी वैल्यूज अपने पास आ चुकी हैं क्या। डेल्टा 1 कितना आया 0, 0 बटे ये कितना आया था अपने पास 3, तो 0 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, अद्वितीय हल x बराबर 0। y बराबर डेल्टा 2 अपॉन, डेल्टा 2 कितना है -3 अपॉन 3 कितना -1, तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों -1, अद्वितीय हल। डेल्टा 3 कितना है 3, और ये डेल्टा भी कितना है 3, तो ये कितना आया 1, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये मिल गए तीनों हल। अब तीनों हल एक साथ संतुष्ट करने चाहिए। 0 रखा, y की जगह माइनस रखा, और इसकी जगह 1 रखा, तो 3 - 2 1 बराबर 1, 0 -1 रखा, +1 रखा, 3 - 1 2 बराबर 2, 0 4 बराबर 4 आ रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ये अद्वितीय हल आ गया। या लेकिन ऐसा सवाल आएगा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अगर ऐसा सवाल आ भी जाता तो हम इनको आपस में हल करके वैसे ही खेल लेते। मतलब मेनली तो वो क्या पूछेगा कि हल किस प्रकार के हैं, ये जरूर आपसे पूछ सकता है कि जो हल दिए जा रहे हैं वह किस प्रकार के हैं, उतना बता दो। तो हल किस प्रकार के हैं, अद्वितीय हैं। क्यों पता चला, क्योंकि डेल्टा कैसा आया था, अशून्य आया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि उपरोक्त समीकरण निकाय के लिए अद्वितीय हल किस पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब इस समीकरण निकाय के हल कैसे हैं, अद्वितीय हैं। ये हल अद्वितीय तो आपको दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसके हल कैसे हैं, अद्वितीय। लेकिन अद्वितीय हल जो है वो ए पे निर्भर कर रहे हैं कि बी पे निर्भर कर रहे हैं कि दोनों पे कर रहे हैं या किसी पर भी नहीं कर रहे हैं, ये पूछा है आपसे। क्या करना होगा, अद्वितीय हल होने के लिए हमें डेल्टा ज्ञात करना पड़ेगा और उसको अशून्य बनाना पड़ेगा। तो अद्वितीय हल के लिए डेल्टा कैसा होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए। डेल्टा बनाते हैं सबसे पहले। डेल्टा क्या होगा बेटा, 1 1 1 2 3 -1 5 -1 a, और यह क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हल कर लेते हैं। 1 × 3a -1 -1 × 2a + 5 +1 × -2 -15 नॉट इक्वल टू 0। तो 3a - 2a a, और ये हुआ आपके पास -17 -5 -22 -23, उधर जाके हो गया 23। इसका a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 23 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, क्या इस डेल्टा में कहीं भी b आया, क्या इसमें कहीं भी b आया, नहीं आया। तो क्या b पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा। क्या a पर निर्भर करेगा, हाँ करेगा। a क्या नहीं होना चाहिए, 23 नहीं होना चाहिए। तो क्या आंसर हुआ, a पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, a पर निर्भर करता है। अगर a का मान 23 हो जाएगा तो वो अद्वितीय हल नहीं रह पाएगा, यानी सारा खेल बिगाड़ कौन सकता है, a। तो इट डिपेंड्स ऑन a। किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, अगर सवाल होता किस पर निर्भर नहीं करता है तो आंसर क्या होता, b। b पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसमें पूरे में b कहीं भी नहीं है। b 100 हो, 2 हो, -50,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हल अद्वितीय ही बने रहेंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि समीकरण निकाय आपको दिया जाएगा। समीकरण निकाय अल्फा x + y + z = अल्फा -1, x + अल्फा y + z = अल्फा -1, x + y + अल्फा z = अल्फा -1 का कोई हल नहीं है, तो अल्फा बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको। ऑप्शन में अल्फा बराबर 1 है, एक अल्फा बराबर 2 है, एक अल्फा बराबर -2 है, एक अल्फा बराबर -1 है। इस तरह का सवाल आपको दिया जा रहा है। सवाल क्या कह रहा है, फिर से सुनना। सवाल कह रहा है कि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है की शर्त कहाँ से आती है, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा था। कोई हल नहीं है मतलब डेल्टा तो 0 होना ही चाहिए, तथा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक अशून्य होना चाहिए। तो सबसे पहले डेल्टा को क्या करेंगे, 0। फॉर नो सॉल्यूशन डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0। कंसेप्ट यहाँ से शुरू होगा कि डेल्टा 0 होना चाहिए। डेल्टा बनाते हैं, अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा, और इसको कितना कर दे, 0। हल कर लेते हैं बेटा इसको। ये कितना हुआ, अल्फा × अल्फा स्क्वायर -1 -1 × अल्फा -1 + 1 × 1 - अल्फा बराबर 0। फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, हाँ हो रहे हैं, मिल रहा है। अल्फा × अल्फा -1 अल्फा + 1 - अल्फा -1 बराबर 0। अल्फा -1 तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से बाहर जल्दी से। अल्फा -1 कॉमन निकाला, ये बचेगा अल्फा × अल्फा + 1 -1 बराबर 0। अल्फा -1 अल्फा स्क्वायर + अल्फा -2 = 0। एक द्विघात भी आ जाएगा, इसको भी आगे हल करते हैं। अल्फा -1 अल्फा स्क्वायर + 2 अल्फा -अल्फा -2 बराबर 0। आगे और लिखे बेटा। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए
और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। ये हो रहा है अल्फा माइनस 1, इसके गुणनखंड हो रहे हैं क्या? अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 माइनस अल्फा प्लस 2 बराबर 0। तो गुणनखंड हो गए अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 2 बराबर 0। 3 की घात का तो बनना ही चाहिए था क्योंकि इसकी जो घात थी वह 3 आ रही है। ये आ गया अल्फा माइनस 1 बराबर 0, अल्फा बराबर 1 अल्फा बराबर माइनस। ये क्या हुआ भैया? डेल्टा बराबर 0 करते तो गड़बड़ हो गई, आंसर तो 2 आ गई। ये कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, आंसर तो एक ही होना चाहिए, यानी आंसर ए और सी दोनों में से कोई एक होगा। तो अभी अपना काम पूरा हुआ भी कहाँ? अभी तो हमने सिर्फ क्या चेक करा? डेल्टा। कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 होने के साथ साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक अशून्य भी आना चाहिए। तो अभी अपन सिर्फ डेल्टा पे कर पहुंचे। अब क्या चेक करेंगे? इतना हो गया। अब अपन क्या चेक करेंगे? डेल्टा 1, लेकिन कब? इनके केसेस बनाने पड़ेंगे। व्हेन अल्फा इक्वल टू 1, जब अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो डेल्टा 1 क्या होता है? डेल्टा 1 क्या बन जाएगा? 1 1 1 1 1 1 नहीं, डेल्टा 1 में तो पहले यहाँ पर वो रखेंगे ना d1 d2 d3। तो अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा, अल्फा बराबर 1 रखा तो डेल्टा 1 में आएगा 0 0 0 1 1 1 1 1 1 कितना 0। ठीक, तो ऐसे ही डेल्टा 2 भी क्या आएगा? 0, और डेल्टा 3 भी क्या आएगा? 0। अगर सब कुछ 0 होते हैं तो कोई हल नहीं है बोलते हैं कि अनंत हल बोलते हैं? अनंत हल बोलते हैं। देयरफॉर अल्फा बराबर 1 पर अनंत हल। इतनी कहानी खत्म हो गई। अब किस पर चेक करोगे? अल्फा बराबर -2 पर। व्हेन अल्फा इक्वल टू -2, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? डेल्टा 1, अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखोगे? -2। तो डेल्टा 1 बराबर -3 -3 -3 1 -2 1 1 -2। आगे हल कर लो बेटा, इसको कितना हुआ? -3 इंटू 4 -1 -1 इंटू 6 +3 +1 इंटू -3 -6। ठीक, इसकी वैल्यू निकालते हैं। कितना हुआ? 3, तो -9। ये कितना हुआ? 9, तो -9, और ये कितना हुआ? -9। कितना हो गया बेटा? -9 -9 और -9। ठीक है, -27। ये डेल्टा 1 आ गया। इसका मतलब डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 आया। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू -2 पर नो सॉल्यूशन। तो आंसर कौन सा होगा? अल्फा बराबर -2। अगर ये डेल्टा 1 भी 0 आ जाता तो क्या होता? अगर ये डेल्टा 1 भी 0 आ जाता तो हम डेल्टा 2 निकालते। अगर वो भी 0 आ जाता तो हम डेल्टा 3 निकालते। अगर वो भी 0 आ जाता तो हम कहते कि अल्फा बराबर -2 पर भी अनंत हल है। बात समझ रहे हो? हमें ये चेक करना है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक अशून्य होना चाहिए। पहला ही अशून्य हो गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता अब नहीं पड़ रही है। अगर ये शून्य आता तो वो डेल्टा 2 चेक करते। अब देखो फिर से सुनो, क्या कह रहा है? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो अपन ने क्या करा? डेल्टा को 0 करा। उसकी वजह से अपने को अल्फा के 2 मान मिले। हो सकता था कभी 3 भी मिल जाए, तो 3 केसेस बनाने पड़ेंगे आपको अलग अलग। तो पहला केस बनाया कि जब अल्फा 1 होगा तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की क्या स्थिति है वो जांच की गई। पता चला कि अल्फा बराबर 1 पर सबके सब 0 आ गए। यदि सब कुछ 0 होता है तो हम क्या कहते हैं? अनंत हल। इसलिए अल्फा बराबर 1 पर कैसे हल मिले बच्चों? अनंत हल मिले। फिर सेकंड केस बनाया गया कि जब अल्फा का मान -2 होगा तो चेक किया जाए कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 क्या है।
तो डेल्टा वन को चेक करना शुरू करा, डेल्टा वन का मान अशून्य आ गया, डेल्टा वन अशून्य आ गया, इसका मतलब अल्फा बराबर -2 पे कोई हल नहीं है। बाई चांस यह भी 0 आ जाता, हम डेल्टा 2 की ओर अग्रसर होते और उसकी जांच करते। यदि वह भी शून्य आ जाता तो हम डेल्टा 3 की ओर अग्रसर होते और उसकी जांच करते, और यदि वह भी शून्य आ जाता तो हम कहते कि अल्फा बराबर -2 पर भी हल कैसे हैं, अनंत हल हैं। आ रही है बात समझ में? एक सवाल और करते हैं अपन ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, यदि समीकरण निकाय px plus y plus z equal to 1, x plus py plus z equal to p, x plus y plus pz equal to p square का कोई हल नहीं है या निकाय असंगत हल रखता है, तो P का मान, ऑप्शन दिए जा रहे 0, 1, -1 नहीं 2 और चौथा ऑप्शन -2, इस तरह से दिए जा रहे हैं आपको ऑप्शंस। लगभग पिछले सवाल की तरह ही है बेटा। आप 30 सेकंड का समय निकालो, सवाल को पहले पढ़ो। यदि समीकरण निकाय समीकरण है का कोई हल नहीं है तो P का मान क्या होगा, या उसी को मैंने दूसरी लैंग्वेज में लिखा असंगत हल रखता है। असंगत का मतलब भी वही था, कोई भी हल नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, पिछले सवाल से अपने सीखा, अपन सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई हल नहीं वाले सबसे पहला काम क्या करो, डेल्टा को 0 करो। आगे की मत सोचो, पहले स्टेप को सोचो, डेल्टा को 0 करना है ना। फॉर नो सॉल्यूशन डेल्टा को क्या कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। अभी हम सिर्फ इतना काम करते हैं, तो डेल्टा P1 1 1 P1 1 1 P, ये लगभग पिछले सवाल जैसा ही समीकरण बना है। P इंटू पी स्क्वायर -1 -1 इंटू P -1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस P बराबर 0, P इंटू P प्लस 1 P -1 फिर से कॉमन आ रहा है, मैं निकाल लेता हूँ कॉमन। P इंटू P प्लस 1 -1 बराबर 0, बिल्कुल पिछले सवाल वाला ही समीकरण बन रहा है बच्चों। P स्क्वायर प्लस P -2 बराबर 0, तो P -1 P स्क्वायर प्लस 2P माइनस P -2 बराबर 0, तो ये हो गया P -1 P प्लस 2 बराबर 0। ये समीकरण हमने हल कर लिया, 3 की घात का बना था, 3 इसके आंसर आ रहे हैं। कौन कौन, एक तो आ रहा है P बराबर 1 और एक आ रहा है P बराबर -2। लगभग पिछले सवाल जैसी ही कहानी बन गई है। ठीक है, अब आंसर 2 आ गए, या तो आंसर 1 होगा या -2 होगा, या तो B होगा या D होगा। कौन सा होगा अभी चेक करना बचा है। तो क्या किया जाएगा कि यदि कोई हल नहीं है तो डेल्टा 0 करके P के मान निकाले गए। अब P के मान के अकॉर्डिंगली केसेस बनाए जाएंगे। कितने केस बनेंगे, 2 केस। पहला केस क्या बनेगा बच्चों, व्हेन P इक्वल टू 1, जब P का मान 1 है तो डेल्टा 1 क्या होगा उसकी जांच की जाएगी। डेल्टा 1 कैसे बनता है, जो डेल्टा 1 होता है वो डेल्टा के कॉलम 1 को हटा करके D1 D2 D3 रखने पर बनता है। तो D1 D2 D3 मतलब 1 P स्क्वायर 1 P1 1 1 P, और P बराबर कितना रखोगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अरे ये तो 0 आ गया, तो ऐसे फिर डेल्टा 2 को चेक करोगे। अगर ये 0 नहीं आता तो यहीं पे रुक जाते और बोल देते कि P बराबर 1 पर नो सॉल्यूशन है। लेकिन डेल्टा 1 0 है, इसलिए हम आशा कर रहे हैं कि हो सकता है आगे जाके डेल्टा 2 भी 0 आ जाए या डेल्टा 3 भी 0 आ जाए। तो डेल्टा 2 क्या बनेगा, P 1 1 1 P स्क्वायर 1 1 P, और ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जैसे ही 1 रखोगे 1 1 1 1 1 1 0 आने वाला है। और डेल्टा 3 भी क्या आने वाला है, 1 P 1 1 1 P 1 1 P स्क्वायर, और ये भी कितना आ जाएगा 0। तो P बराबर 1 पर कैसे हल मिलेंगे, अनंत हल।
तो अगर उसने पूछा होता ना कि अनंत हल के लिए p का मान क्या होगा, तो अनंत हलों के लिए p का मान कितना है, 1 है, क्योंकि जैसे ही आप p बराबर 1 रखते हो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब क्या बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं। अब अगला केस किसका बनाएंगे बच्चों, p बराबर -2 का। पक्का नहीं कि इस पर भी कोई हल नहीं आएगा, हो सकता है इस पर भी अनंत आ जाए, चेक करना पड़ेगा। when p इज इक्वल टू -2, जब p का मान -2 होगा तो क्या होगा, डेल्टा 1 p p स्क्वायर 1 p 1 1 1 p, आप इसमें रखो -2 कितना हुआ देखो, 1 -2 4 1 -2 1 1 1 -2, हल कर लेते हैं इसको। डेल्टा 1 इक्वल टू कितना आया, 1 इंटू 4 माइनस 1 -1 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 8, तो डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल लो, ये हुआ 3 बेटा, ये हो गया 0 और उधर से हो गया +6, तो डेल्टा 1 कितना आ गया 9। इसका डेल्टा 1 नॉन जीरो आया, तो क्या मुझे आगे जाने की जरूरत है, नहीं है। डेल्टा 1 0 आता ना तो मैं डेल्टा 2 चेक करता, डेल्टा 2 0 आता तो मैं डेल्टा 3 चेक करता, कोई एक अशून्य चाहिए था, मिल गया। इसका p बराबर -2 पे डेल्टा तो 0 होता है, पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से एक अशून्य हो जाता है, इसलिए p बराबर -2 पर कोई हल नहीं है। देयरफॉर p इक्वल टू -2 पर नो सॉल्यूशन होगा। ये सवाल एग्जाम में आ रहे हैं बेटा इस तरह के, इसलिए अपने को इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ के चलना है, ध्यान से समझ के चलना है। लिखिए, आप इसको नोट करिए प्लीज, फटाफट से लिखिएगा इसको। अगला सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, और ये वाला सवाल इसी साल का है, जेईई मेन 2020, हाँ 2020 में पूछा गया प्रश्न, जेईई मेन 2020 का है। क्या है सवाल, ए और बी के किन मानों पर, ए और बी के किन मानों पर समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू a, 4x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू b असंगत है। ए और बी के किन मानों के पर समीकरण निकाय असंगत है। असंगत है मतलब कोई भी हल नहीं है, और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको। वो क्रमिक युग्म a, b दिया हुआ है, 1,0, दूसरा वाला दिया हुआ है 4,6, तीसरा दिया है आपको 3,4, और चौथा दिया है आपको 4,3। अब असंगत है मतलब कोई भी हल नहीं है। जब कोई भी हल नहीं होता है तो डेल्टा को क्या करना पड़ता है अपने को, 0। डेल्टा 0 करने के साथ साथ अपने को डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये सब भी कैसे निकालने पड़ते हैं, अशून्य निकालने पड़ते हैं ना। तो हम सबसे पहले क्या करें, डेल्टा को 0 कर दें। असंगत मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब डेल्टा बराबर 0 कंसेप्ट, डेल्टा तो क्या होगा 0। करें भाई डेल्टा को 0, क्या होगा 1 2 3 3 4 5 4 4 4, ये क्या हो गया 0 होना चाहिए, करके देखते हैं। ये है अपना डेल्टा, तो डेल्टा बराबर 1 इंटू, वैसे देखो 1 2 3 आ रहे हैं एपी में, फिर भी मैं लिख देता हूँ पूरा, 16 माइनस 20 माइनस 2 इंटू 12 माइनस 15 प्लस 3 इंटू 12 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, और ये 12 माइनस 16, 12 माइनस 16 कितना हो, माइनस 4 इंटू 3, 12 माइनस 16 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12। तो यही कुछ गड़बड़ हो रही है, देखो एक बार तो पहले इसको चेक करो फिर से। 16 माइनस 20 माइनस 2 इंटू 12 माइनस 20, 12 माइनस 20 था यहाँ पर, देखो खेल गड़बड़ हो गया ना। 12 माइनस 20 तो कितना हुआ बेटा
12 माइनस 20 माइनस 8, माइनस 8 इंटू माइनस 2 प्लस का 16 होगा, प्लस का 16 होगा। अब आ रहा है प्लस डेल्टा बराबर 0, सही है, तो डेल्टा 0 आना भी चाहिए था, है। अब कोई भी हल नहीं है, इसका मतलब डेल्टा 0 के अलावा डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 या डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0 या डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब डेल्टा 1 पर आ जाते हैं। डेल्टा 1 पर पहुंचे, डेल्टा 1 जो डेल्टा होता है उसके कॉलम 1 को हटा करके इनको रखते हैं 1ab को, 1ab 2 4 4 3 5 4 हल कर लेते हैं इसको और डेल्टा 1 निकाल लेते हैं और इसको नॉट इक्वल टू 0 भी करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1 इंटू 16 माइनस 20 माइनस 2 इंटू 4a माइनस 5b 4a माइनस 5b प्लस 3 इंटू ये हुआ बेटा 4a माइनस 4b 4a माइनस 4b। हल करो इसको आगे और कितना हुआ -4, ये होगा माइनस 8a प्लस 10b प्लस 8a माइनस 12b। तो माइनस 8a प्लस 8a ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको यहाँ से मिला 10b माइनस 12b माइनस 2b, तो डेल्टा 1 आ रहा है -4 माइनस 2b और डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब -4 माइनस 2b नॉट इक्वल टू 0, माइनस 2b नॉट इक्वल टू 4 और b नॉट इक्वल टू -2। b का मान क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, और तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब आ जाओ डेल्टा 2 पर, इसको भी निकालते हैं। तो यहाँ आएगा 1 3 4, कॉलम 2 को हटा के क्या रखोगे फिर से आप 1ab, तो 1ab 3 5 4, इसको हल करना शुरू करते हैं हम अपन। डेल्टा 2 को कितना आ रहा है 1 इंटू 4a माइनस 5b माइनस 1 इंटू 12 माइनस 20 प्लस 3 इंटू 3b माइनस 4a 3b माइनस 4a। तो डेल्टा 2 निकालो बेटा, कितना हुआ 4a माइनस 5b माइनस 8 प्लस 8 प्लस 9b माइनस 12a, कितना हुआ 4 माइनस 12 माइनस 8a 9 माइनस 5 प्लस 4b प्लस 8। अच्छा, डेल्टा 2 को भी हम मान के चलें, वो भी क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। भाई या तो वो 0 हो रहा हो या ये 0 हो रहा हो, अगर कोई भी एक 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास -8a प्लस 4b प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 2a माइनस b माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। b का मान -2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a का मान कुछ ऐसा रखो जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा हो। तो ऑप्शन में उठाओ 1 और 0, 1 और 0 को लो, a की जगह 1 ले ले और b की जगह 0 ले ले, संतुष्ट कर रहा है। 4 और 6 को लो, a की जगह 4 को ले, a की जगह क्या ले 4, तो कितना बनेगा 8, और 6 लेंगे तो कितना बनेगा। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। 8 माइनस 6 2 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, गलत बात, 0 होता है वो तो भी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अच्छा, 1 और 0 रखा था तो क्या हुआ था, 1 रखा और 0 रखा तो 2 माइनस 2 0 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 3 और 4, 3 लेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 3 6, और 4 लेंगे तो कितना होगा 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 फिर नॉट इक्वल टू 0। 4 और 3 लेते हैं, 4 लिया यहाँ पर, कितना है 4, तो कितना हुआ 8, 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 2 नॉट इक्वल टू, यानी डी ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है। अच्छा, अब एक काम और कर सकते हो, किसी के मन में आएगा सर डेल्टा 3 भी तो ले सकते हो आप। जी बिल्कुल, डेल्टा 3 भी ले लेते हैं अपन। डेल्टा 3 का भी समीकरण बना सकते हैं, कोई मना नहीं है उसके अंदर, डेल्टा 3 बना लो। 2 अज्ञात थे इसलिए मैंने 2 ही बनाए, 1 3 4 डेल्टा 3 के लिए 2 4 4 1 a b, और इसको भी हल करके डेल्टा 3 वाला भी एक समीकरण बन जाएगा और फिर ऑप्शन फिर चेक कर लेंगे। तो ये होगा 1 इंटू 4b माइनस 4a माइनस 2 इंटू
3b माइनस 4a प्लस 1 इंटू ये हुआ 12 माइनस 16, और डेल्टा 3b क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो अशून्य हल आए, असंगत हल होंगे, कोई हल नहीं है। तो कितना हुआ 4b माइनस 6b माइनस 2b, तो माइनस 2b, ठीक है। फिर ये हुआ माइनस 4a और जैसे होगा प्लस 8a और माइनस 4a तो प्लस 4a, और बाकी तो उधर से मिलेगा माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। आप इसको ले रहे हो तो कितना हुआ ये 2a माइनस b माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, ये वही समीकरण आ गया जो यहाँ पे आया था, 2a माइनस b नॉट इक्वल टू 0, 2a माइनस b नॉट इक्वल टू 0। इसका अलावा उसको हल करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा समीकरण देखो जो इनको संतुष्ट कर रहा हो, b का मान कुछ भी हो सकता है, सिर्फ क्या नहीं हो सकता, -2। तो ऑप्शन ए रखा 1,0, 1,0 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, 4,6, 4,6 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, 0 बराबर 0 आ रहा है, 3,4, 3,4 भी इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, 0,0 आ रहा है, 4,3, 4,3 रख रहे हैं तो 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 2 3, 3 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जेईई मेन 2020 में जनवरी में पूछा गया प्रश्न, ठीक है बच्चों, लिखिए आप इसको फटाफट से। देखो बेटा अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6, फिर से जेईई मेन 2020 का प्रश्न है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है कि रेखिक समीकरण निकाय के लिए ऑप्शन दिए, लैम्डा बराबर 2 पर कोई हल नहीं है, या लैम्डा बराबर 2 पर अनंत हल है, या लैम्डा बराबर 8 पर क्या होगा, या लैम्डा बराबर -8 पर क्या होगा। तो अपने को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, डेल्टा निकालना चाहिए, ठीक है। अब डेल्टा को अशून्य या शून्य करके कैलकुलेशन कर ली जाएगी। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे अपन, फाइंड डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा मतलब जो गुणांकों से सारणिक बनता है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आएगा लैम्डा 2 लैम्डा 4, यहाँ पर बेटा 2 3 लैम्डा, यहाँ 2 5 6। पहला काम तो इसको ज्ञात कर लेते हैं कि डेल्टा का मान क्या आ रहा है, लैम्डा इंटू 18 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इंटू ये हुआ 12 लैम्डा माइनस 20 प्लस 2 इंटू ये हुआ 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12। आगे और हल करें इसको, तो 18 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर ये हुआ माइनस 24 लैम्डा प्लस 40 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। और आगे हल करो इसको, डेल्टा को, कितना हुआ बेटा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर ये हुआ माइनस लैम्डा स्क्वायर, 18 लैम्डा माइनस 24 लैम्डा तो माइनस 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, और 40 माइनस 24 प्लस का 16, कुछ ऐसा बन रहा है, ये हुआ डेल्टा। अब ये जो डेल्टा आया ना, इसको देखेंगे अपन मान निकाल करके, तो इसके भी अपन गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चेक कर लेते हैं। डेल्टा बराबर 0 करके, लेट डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा का मान कितना कर दे अपन 0 कर दे, तो ये मिलेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 16 बराबर 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 16 बराबर 0, और लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 16 बराबर 0। आगे और हल करते हैं, तो लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 8 माइनस 2 लैम्डा प्लस 8 बराबर 0, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 8 बराबर 0, लैम्डा बराबर 2 लैम्डा बराबर माइनस 8, यानी लैम्डा बराबर माइनस 8 पे डेल्टा 0 होता है, और लैम्डा बराबर 2 पे भी डेल्टा 0 होता है। इसका ना लैम्डा बराबर माइनस 8 पे अशून्य तो नहीं हो सकता, तो बेटा ये ऑप्शन तो कट ही गया यहाँ से, क्योंकि लैम्डा बराबर 8 पे डेल्टा 0 होता है, लैम्डा बराबर 2 पे भी डेल्टा 0 होता है, तो लैम्डा बराबर माइनस या 8 भी अपने आंसर में नहीं आने वाला है, क्योंकि 0 कहाँ हो रहा है -8 पर। अब बचे ये 2 कि लैम्डा बराबर 2 पर अनंत आता है या कोई हल नहीं आता है, ठीक है। तो हम शुरुआत ही कहाँ से करेंगे, वेन डेल्टा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इक्वल टू -8, ये चीज़ें अपने को मिल चुकी हैं कि जब डेल्टा 0 होता है तो लैम्डा की वैल्यू या तो 2 आती है या -8 आती है, अर्थात डेल्टा 0 होने के बाद अनंत हल भी हो सकते हैं, कोई हल नहीं है ये भी हो सकता है। तो अपन केस बनाते हैं लैम्डा इक्वल टू 2 का, क्योंकि 2 ऑप्शन अपने पास वही है। तो
व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2 डेल्टा 1 को कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा 1 में क्या करते हैं बेटा, डेल्टा के कॉलम 1 को हटा के कांस्टेंट को रखा जाता है। 5 8 10 2 3 लैम्डा 2 5 6 और लैम्डा कितना रखना है 2, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी रखोगे इसके अंदर 2, 5 2 2 8 3 5 10 2 6। अगर लैम्डा बराबर 2 रखने पर डेल्टा 1 0 आ गया तो डेल्टा 2 चेक करेंगे, डेल्टा 3 चेक करेंगे। वैल्यू निकालते हैं। 5 18 -10 -2 इंटू 48 -50 प्लस 2 इंटू 16 -30। तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 18 - 10 8 40 48 50 -2 तो प्लस 4 और 16 -30 -14 तो -28। -28 वो वैल्यू आ गई, ये आ गई 40। तो कुल मिला के ये पता चला कि जो डेल्टा 1 है वो कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर लैम्डा बराबर 2 पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो लैम्डा बराबर 2 पर कोई हल नहीं है, ए वाला आंसर आ गया। क्योंकि अगर लैम्डा बराबर 2 रखने पर डेल्टा 1 0 आता तो हम डेल्टा 2 की तरफ जाते, डेल्टा 2 भी 0 आता तो हम डेल्टा 3 पे जाते, डेल्टा 3 भी 0 आता तो हम बोलते कि लैम्डा बराबर 2 पर अनंत हल है। लेकिन पहला ही अशून्य आ गया, इसलिए हमने क्या कह दिया कि लैम्डा बराबर 2 पर कोई हल नहीं है। अच्छा, लैम्डा बराबर -8 पे चेक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि -8 पे अद्वितीय बोल रहा था जो वैसे ही गलत साबित हो चुका है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखो बेटा अगला सवाल लेते हैं, 7वां सवाल। 7वां सवाल फिर से वही जेईई मेन 2020 का सवाल, लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है, रेखिक समीकरण निकाय के लिए मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा ये चेक करना है। पहले तो ये देखो कि सवाल असमघातीय का है कि समघातीय का है। इधर 0 0 0 आ रहा है तो सवाल किसका हुआ, समघातीय वाला। सवाल कौन सा हुआ, समघातीय का। समघातीय का सवाल है। समघातीय में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो क्या होते हैं, पक्का 0 होते ही होते हैं। समघातीय है इसका मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये तो कंफर्म है कि क्या होंगे, 0 होंगे। सारा खेल किस पे डिपेंड करेगा बेटा, डेल्टा पर। तो डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा अपन, कितनी होगी 7 3 1 6 4 -2 -2 2 -6। और ये डेल्टा अगर अशून्य आया तो अद्वितीय हल या तुच्छ हल, और अगर ये डेल्टा शून्य आया तो अनंत हल। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं कि डेल्टा कितना आ रहा है। 7 -24 प्लस 4 -6 इंटू -18 -2 इंटू ये -6 -4। कैलकुलेशन सही करनी है अपने को। ये कितना हुआ बेटा, -20 तो ये हुआ -140। ठीक है, ये कितना हुआ -20 और 6 प्लस 120 हो गया और ये प्लस 20 हो गया। बिल्कुल सही बात, डेल्टा का मान कितना आ गया, 0। ये पहले से शून्य थे, ये भी शून्य आया, इसका मतलब आंसर क्या होगा, अनंत हल। लेकिन अभी गाड़ी फंसी हुई है बेटा। अनंत हल तो है, अनंत हल तो है, लेकिन वो इस प्रकार की, वो भी तो ज्ञात करना बचा है अभी। अनंत हल का मतलब क्या होता है, अनेक हल। लेकिन अनेक हल किस प्रकार के, वो चेक करना है अभी। वाई और जेड में रिलेशन, ये एक्स और जेड में रिलेशन निकाल के ऑप्शन चेक करना है। अभी बचा है अभी काम पूरा नहीं हुआ है ना। तो अनंत हल के लिए अब क्या करें अपन, समीकरण नंबर 1 और 2 को लेते हैं। 7x + 6y - 2z = 0 और 3x + 4y + 2z = 0। तो इन दोनों को साथ में ले लिया, ये उड़ गया। क्या आ गया इधर से, 10x + 10y = 0। तो ये आ गया x = -y, x = -y आया ये। तो x = -y रख के देख लो उसके अंदर कुछ संतुष्ट कर रहा है क्या, ऐसा तो लग नहीं रहा कि संतुष्ट करेगा। तो दूसरे समीकरण को लो आप, एक काम करो दूसरे और तीसरे को ले लो। तो 3x + 4y + 2z = 0। x और y का रिलेशन का अपने पास था ही नहीं, है ना।
ये रखा, इसको भी 3 से गुणा कर दें तो 3x तीसरे वाले को -6y -18z = 0, 3 से गुणा कर दिया उसको भी, माइनस प्लस प्लस ये उड़ा दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10y और ये कितना हो गया +20z = 0, ठीक है। तो ये हो गया बेटा y = -2z, y = -2z है क्या, y = +2z था। अब एक काम करते हैं, पहले और तीसरे को भी साथ में ले लेते हैं। कौन कौन से को, पहले को और तीसरे को। एक काम करो ना, ये सब रिलेशन तो मिल ही चुके हैं आपके, इन दोनों से अपन रिलेशन निकाल लेते हैं। x बराबर क्या है -y, तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा -2z, तो x = कितना आ जाएगा 2z, मिल गया ना। ऑप्शन नंबर बी, x = 2z। अनंत हल तो है, लेकिन अनंत हल किस प्रकार के हैं, x = 2z वाले हैं। मतलब अगर x 1 होगा तो z 2 होगा, x 2 होगा तो z 4 होगा, x 2 होगा तो y -2 होगा, उस तरह से मिल गया आंसर। अर्थात इसमें कह सकते हैं कि x = -y = 2z, इस प्रकार के मिल रहे हैं हल अपने को, इस प्रकार के हल मिल रहे हैं, अनंत हल, अनेक हल। क्रैमर नियम पर, समीकरण निकाय पर अपन ने कई सवाल लिए, लगभग एक जैसे ही सवाल हैं और इसी तरह से सवाल हर साल आ रहा है। हर पेपर में कम से कम एक सवाल आपको अवश्य मिलेगा। बातें आपको क्या ध्यान रखनी है कि समीकरण निकाय सबसे पहले ये चेक कर लें समघातीय है या असमघातीय है। अगर वो समघातीय हुआ तो सवाल आसान हो गया, क्योंकि समघातीय में Δ1, Δ2, Δ3 तो पक्का 0 होते ही हैं, है ना। अब उसके बाद डेल्टा चेक करोगे, या तो वह अशून्य आएगा या वह शून्य आएगा। असमघातीय हुआ तो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कौन से वाले टाइप का, कोई हल ना हो असंगत वाला, क्योंकि उसमें जो मान आते हैं लैम्डा के, ए के, कोई भी अज्ञात के, उस पर अपने को Δ1, Δ2, Δ3 चेक करना होता है, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, ढेर सारे सवाल आपको पुराने पेपर्स में से मिल जाएंगे, है ना। अब एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, जिस पर कभी सवाल नहीं आता था लेकिन 2 साल पहले सवाल आ गया। क्या सवाल है, न्यूनतम व महत्तम मान वाला सारणिक, न्यूनतम मिनिमम डिटर्मिनेंट having minimum and maximum value, न्यूनतम एवं अधिकतम मान वाला सारणिक, ठीक है। तो न्यूनतम मान व अधिकतम मान वाला सारणिक कौन सा होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। ये वैलिड होगा ओनली फॉर n > 3, कोटि 3 या 3 से ऊपर होगी तो उसी के लिए ये बनेगा क्वेश्चन, उसी के लिए वैलिड होगा। क्या है सवाल, समझिएगा। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। मान लीजिए जो अवयव है, कोटि तो 3 है, अवयव है वो इस समुच्चय में से आ रहे हैं, 0 और 1 में से आ रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 3 कोटि का एक सारणिक बनाया जाए जिसके अवयव इस समुच्चय में से आते हो, तो ऐसा सारणिक बताइए, बनाकर बताइए जिसका मान न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम मान या अधिकतम मान के लिए करना क्या है आपको, फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है, जो विकर्ण वाले अवयव होते हैं ना, विकर्ण वाले, विकर्ण में आपको इनमें से सबसे छोटी संख्या रख देनी है और बाकी जगह सबसे बड़ी संख्या रख देनी है। जो मान आपको मिलेगा वो कौन से वाले सारणिक का मिलेगा, वो आपको अधिकतम वैल्यू वाले सारणिक मिलेगा। मतलब इस सारणिक की जो वैल्यू में आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सबसे अधिक वैल्यू मिलेगी। सबसे छोटी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपन कौन सी बात करें, सबसे बड़ी वैल्यू। इस सारणी की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो कैसी मिलने वाली, सबसे बड़ी वैल्यू वाली मिलने वाली। एक उदाहरण और लो बेटा, जैसे अधिकतम मान वाला सारणिक ज्ञात करें जब n बराबर 3 एंड aij इक्वल टू 1 2 3 4। अवयव या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इनमें से कोई अवयव बनेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है,
वो डेल्टा मैक्सिमम है ना, महत्तम मान वाले सारणिक के लिए विकर्ण में सबसे छोटी संख्या रखनी, कौन, 1 1 1, और बाकी सब जगह पे क्या रखना है, सबसे बड़ी संख्या, बस बाकी से ध्यान ही मतलब ही नहीं रखना। इसका जो मान आएगा ना वो सबसे बड़ा मान आएगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाता कि इनसे कितने सारणिक बनेंगे, कितने सारणिक बनेंगे, कुल अवयव कितने, 9, इस पोजीशन पर कितनी चॉइस, 2, इस पोजीशन पर कितनी चॉइस, 2 2 2 2 2, तो कुल सारणिक कितने बनने वाले हैं, 9, कुल सारणिक 2 की घात 9 बन जाएंगे। कितने बनेंगे, 2 की घात 9 बनेंगे, क्योंकि इस स्थिति पर भी 2 अवयव है, इस स्थिति पर भी 2, इस पर भी 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की घात 9। अच्छा, इसमें पूछो कुल कितने सारणिक बनेंगे, कुल सारणिक कितने बनेंगे, तो 4 की घात 9। 4 की घात कैसे 9 बेटा, इस पोजीशन पर भी 4 अवयव, 4 4 4 चॉइस, 4 4, हर अवयव के लिए कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है, हर अवयव के लिए कितनी चॉइस है, 4। इस पोजीशन पे भी 1 या 2 या 3 या 4 कुछ भी आ सकता है, 1 या 2 या 3 या 4 कुछ भी आ सकता है। तो 4 4 4 4 4 कितनी बार हो गया, 9 बार। तो 4 की घात 9 प्रकार के विभिन्न सारणिक बन सकते हैं। इसमें 2 की घात 9 मतलब 512 विभिन्न सारणिक बन सकते हैं। उनमें से सारणिक सबसे अधिक मान देगा वो ये होगा। 4 की घात 9 जो सारणिक बनेंगे उनमें जो सबसे अधिक मान वाला सारणिक होगा वो ये होगा, विकर्ण में सबसे छोटा नंबर और अन्य जगह पर सबसे बड़ा नंबर। अब इसका मान निकाल के देखो आप कितना आता है, 1 इंटू 1 माइनस 16 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 प्लस 4 इंटू ये हुआ 16 माइनस 4। हल कर लेते हैं बेटा इसको, माइनस 15, ये कितना हुआ माइनस 12 इंटू प्लस 48 और ये भी प्लस 48, 48 इनमें कितना हो गया 81। इसका मतलब 4 की घात 9 विभिन्न प्रकार के जो हजारों सारणिक बन रहे हैं, उन हजारों सारणिक में जो सबसे अधिकतम मान देने वाला सारणिक होगा वो यह होगा। और अधिकतम मान कौन होगा उसका, 81 होगा। वो कौन होगा, 81 होगा। और अधिकतम मान वाला सारणिक कौन सा होगा, ऐसा होगा। अरे कई सारणिक तो ऐसे भी बनेंगे जिनका आंसर 0 भी आएगा, 1 1 1 1 1 1 4 4 4 बनेंगे, बनने दो, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 बनेंगे, उनके 0 भी आएंगे। तो मिनिमम मान नहीं पूछ रहे अपन पूछ रहे हैं मैक्सिमम मान देने वाला, अधिकतम मान वाला, न्यूनतम मान इन अधिकतम मान वाला सारणिक कौन सा होगा, उसका ये तरीका है। ठीक है, विकर्ण में क्या रखोगे, सबसे छोटी संख्या, अन्य स्थान पर सबसे बड़ी संख्या। विकर्ण में सबसे छोटी संख्या, अन्य स्थान पर सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इससे बन जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू वाला सारणिक। ये अपनी सारणिक की सभी बातें है ना। सारणिक का अवकलन आप अवकलन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, सारणिक का समाकलन आप समाकलन वाले चैप्टर में 12th के साथ पढ़ लोगे। ठीक है, सारणिक में मेनली चीज़ें क्या थी, प्रॉपर्टीज़ वाले सवाल और क्रैमर नियम के सवाल। इस पे सवाल कभी आता नहीं था, लेकिन अभी 2 साल पहले इस पे सवाल आ गया है, तो अपने को ध्यान रखना है प्रोसेस मेथड। उसके अलावा बाकी कोई खास चीज़ें सारणिक में है नहीं। अब कुछ चीज़ें आएंगी आव्यूह में, तो अपन इसके बाद अब अगला चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे बेटा, आव्यूह मैट्रिक्स वाला। मैट्रिक्स में फिर इसमें इन्हीं से रिलेटेड अपने को कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी और जो यहाँ पढ़ा है वो भी रिपीट होंगी। ओके, चलिए, थैंक यू। जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 21 799। थैंक यू।